वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने नॉर्मल इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि आखिर हम नॉर्मली इंस्पायर कैसे कर पाते हैं। डायफ्राम क्या करता था? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता था और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये वॉल्यूम को किसको नीचे खींचता था? लंग्स को नीचे खींच कर ले आता था, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ता था। एंटीरियो पोस्टीरियर वे में डायफ्राम वॉल्यूम बढ़ा देता था, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती थी वो रिब्स को बाहर ले आती थी, रिब्स को स्टर्नम को बाहर लाती थी, जिसके कारण जो वॉल्यूम है, जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, वो डोर्सोवेंट्रली बढ़ जाता था। और इसके कारण, इन दोनों के कारण आखिरकार क्या होता? ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता था और वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर डिक्रीज कर जाती थी। वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर क्या, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो गया, जिसके कारण इंस्पायरेशन हो गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछले बार में ही उतार चुके होंगे, हालांकि फिर भी मैं एक मिनट दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से ग्रास्प कीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम चलते हैं। डायफ्राम क्या करता था? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होता था, कॉन्ट्रैक्शन। हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हम गोल है, उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल इंस्पायरेशन, पढ़े नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि तीन चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दो, मिटा दो, चलिए। नॉर्मल इंस्पायरेशन जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस। इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है? एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमें एटीपी की आवश्यकता होती है, और क्योंकि इसमें एटीपी लग रहा है, इसीलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव कहने का मतलब ये है कि हमको इसमें ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा है। एटीपी यानी कि हमारे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे बॉडी के लिए करेंसी है, उस करेंसी को हमको खर्चा करना पड़ रहा है, इसीलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी लग रहा है। इट इज अ एक्टिव प्रोसेस because it needs ATP। इसमें ATP का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों होता है? ATP is utilized। चलिए, बिजली आ गई है, बिजली कट जाने के कारण हम लेक्चर को बीच में रोकना पड़ा। देखिए, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस को समझ लीजिए ध्यान से। एक्टिव प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस, हमारे बॉडी के भीतर कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी लग रही है उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी नहीं लग रही है, जो अपने आप हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में किसी भी प्रकार से एटीपी यानी कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो एटीपी इज utilized in contraction of muscles। नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ये जो मसल, अच्छा, कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय? कौन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? सबसे पहले तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नीचे चली जाती थी। डायफ्राम और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती थी, जिसके कारण रिब्स बाहर आती थी। जिसके कारण रिब्स कहां आती थी? बाहर आती थी। तो ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय, और जिसके कारण इनके कॉन्ट्रैक्शन को कराने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एक और बात, ये जो हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर जब आएगा तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे मसल्स जो है कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनमें एटीपी कैसे जाके जुड़ती है, और जिससे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद क्या होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। हम उनमें एक्टिन प्रोटीन, इन सभी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के एकदम डीप स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, एक एक फेशिया को पढ़ेंगे। तो आप इसके लिए चिंता मत कीजिएगा, आप बस इतना भी ध्यान रखिए
कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मसल्स को रिलैक्स करने में किसी भी प्रकार की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में नहीं रहती हैं, एटीपी उनसे जुड़कर टूट जाता है, उसके बाद मसल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे करके रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमको एटीपी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एटीपी टूटेगी तो एटीपी टूटने से क्या मिलेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो उसके बाद एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा किसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में, ठीक है। दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं, पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी लगती है और पैसिव प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगती है। नोट डाउन कर लीजिए, हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन के बारे में देख लिया, अब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन के बारे में देखेंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बारे में हम देखेंगे। मिटा दूं, एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये कलर आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, ये कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, इतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप हेडिंग डालिए नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। मिटा दूं, मिटा रहा हूं। अब देखिए एक्सपायरेशन हम कैसे करते हैं। एक्सपायरेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक्सपायरेशन करने के लिए यानी कि सांस बाहर छोड़ने के लिए अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। और अंदर का प्रेशर बढ़ेगा कैसे, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम कम कैसे करेंगे, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन जब होता है, जब हम नॉर्मली एक्सपायर कर रहे होते हैं, तो क्या क्या होता है, दो मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं, यानी कि डायफ्राम जो है, जो डायफ्राम नीचे की ओर खींच गया था, जो इंस्पिरेशन के समय जब डायफ्राम नीचे खींच गया था, अब वो रिलैक्स करके अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगा। यानी कि ओरिजिनल शेप कैसा, उसका डोम शेप होता है, वो अपने डोम शेप में चला जाएगा। नीचे खींचा हुआ था, ऊपर डोम शेप में चला जाएगा, यानी कि वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ेगा। तो इन सभी के कारण क्या होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन होगा। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के लिए इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को हमको घटाना पड़ेगा, वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम के घट जाने से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके घटाने से क्या होगा, इंट्रा मतलब लंग्स का, इंट्रा पल्मोनरी यानी कि लंग्स का, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये लंग्स हैं, लंग्स का वॉल्यूम अभी बहुत बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम है, अभी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और इसका प्रेशर है 750 प्रेशर है। जैसे ही इसका वॉल्यूम कम होगा, और बाहर का प्रेशर कितना है 760, बाहर का प्रेशर तो मेंटेन रहता है, बाहर का प्रेशर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, वो बदल नहीं सकता है। हम इन्वायरमेंटल प्रेशर को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, हम सिर्फ अपने लंग्स के प्रेशर को बढ़ा घटा सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर थोरेसिक कैविटी। हम अपने थोरेसिक कैविटी के भीतर मौजूद अलग अलग मसल्स का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकते हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम बाहर के प्रेशर को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। क्या डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। मान लीजिए ये वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज करने का कारण ये जो प्रेशर 750 था वो हो गया मान लीजिए 770। और क्या बाहर का प्रेशर क्या कितना है, बाहर का प्रेशर तो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, तो होगा ये क्योंकि अंदर का प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो गया, इसलिए गैसेस अब एक्सपायर आउट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, एक्सपायर आउट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, एक्सपायर आउट कर जाएंगी। तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम के घटा देने से प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा जिसके कारण हम लोग क्या हो जाएंगे, क्या कर लेंगे, एक्सपायर आउट, एक्सपायर एयर कहां चली जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन कौन सी मसल इनमें काम करती है। मिटाऊं नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन में कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, रिलैक्स कर जाती है। कौन कौन सी मसल रिलैक्स करेगी? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों मसल रिलैक्स कर जाएंगी। मसल ये दोनों डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर जाएंगी। होगा क्या? देखिए पहले पहले ये कॉन्ट्रैक्ट थी यानी कि नीचे थी, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि नीचे खींच गई थी, कॉन्ट्रैक्ट थी यानी कि नीचे खींच गई थी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल इंस्पायरेशन को देखिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन को देखिए, जिस उसमें क्या होता था, उसमें डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती थी, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाता था। उसके कारण क्या होता था? वॉल्यूम बढ़ जाता था, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर डिक्रीज कर जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम घट जाएगा, और घटेगा यानी कि क्या? वो जो कॉन्ट्रैक्ट थी अब रिलैक्स कर जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो ये होता था क्या? इस तरह से ये अभी कॉन्ट्रैक्टेड है। अभी कैसी है? कॉन्ट्रैक्टेड है, कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है, अभी कॉन्ट्रैक्टेड है। होगा ये कि अपने ये डोम शेप में चली जाएगी, ऐसे डोम शेप में चली जाएगी, और जिसके कारण डोम शेप में जाने के कारण ये जो लंग्स है, इनका लंग्स का वॉल्यूम घट जाएगा। लंग्स का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। वो लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि जो जो डायफ्राम है, डायफ्राम ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो लंग्स तो बाहर नहीं निकल जाएंगे। लंग्स बाहर निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते हैं। और लंग्स अंदर की ओर अंदर की ओर क्या जाएंगे? अंदर की ओर पुश हो जाएंगे, जिसके कारण लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और किस वे में होगा? एंटीरियो पोस्टीरियर वे में। एंटीरियो पोस्टीरियर वे में इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। एंटीरियो पोस्टीरियर वे में इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। ये रही लंग्स, जिसके कारण इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम V है, ये वॉल्यूम V है, और ये वॉल्यूम क्या है? V डैश है, V डैश। तो V जो है वो V डैश से बड़ा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। डायफ्राम ऊपर चले गए, डायफ्राम रिलैक्स्ड, डायफ्राम relaxes and it goes upward, regain its original shape, regain its original dome shape। और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज। इसके कारण क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लंग्स अभी कैसी हैं? लंग्स अभी खींची हुई हैं, अभी लंग्स खींची हुई हैं। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स करेगा, ये ऊपर चले जाएगा। ऊपर जाने के कारण इनका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी? अभी ये रिलैक्स नहीं है, अभी ये कॉन्ट्रैक्टेड है। रिलैक्स होंगी तो कैसी हो जाएंगी? मान लीजिए ये रहे अपना स्टर्नम, ये क्या है? स्टर्नम। और ये जब खींचती हैं तो बाहर की ओर आ जाती हैं। ये जब खींचती हैं तो क्या आ जाती हैं? बाहर की ओर आ जाती हैं, बाहर और ऊपर की ओर चली जाती हैं। ये रिब्स हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का प्रेशर, यहां से यहां तक वॉल्यूम देखिए कि अभी वॉल्यूम इतना है, अभी वॉल्यूम V है। जैसे ही ये रिलैक्स होगा, रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये जो इनके बीच में जो मसल हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। और इंटरकोस्टल मसल दो प्रकार की होती है, मैंने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा दिया, पिछले बहुत हमको लगता है कि 3 या 4 लेक्चर पीछे में पढ़ा दिया है। ये जब रिलैक्स करेंगी तो आराम से ये नीचे आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे ये रहा अपना स्टर्नम,
और स्टर्नम क्या होगा, ये नीचे आ जाएंगे, ये इस प्रकार से कुछ नीचे आ जाएंगे, ये इस प्रकार से कुछ नीचे आ जाएंगे, जिसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। यहाँ का वॉल्यूम देखिए, यहाँ का वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम वी डैश है, तो वी बड़ा है, ये जो वी है वी डैश से बड़ा है, वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घटने के कारण क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स एंड स्टर्नम, यहां से इसको हम ऐसे कर देते हैं, देखिए रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड यानी कि अंदर की ओर मूव करेगी। रिलैक्सेशन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण नहीं, देख लीजिए यहाँ पे रिलैक्स हो रही है, यानी कि अब ये काम करना बंद कर दी, ये रिलैक्स हो रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट की थी तो बाहर की तरफ गई थी, रिलैक्स करेगी यानी कि अब उसका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है, अब वो रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स कर रही है तो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आएगी। रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ चले जाएगी, रिब अंदर की ओर। रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अंदर की ओर आने के कारण क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है घट जाएगा। और वॉल्यूम के घटने के कारण, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम के घट जाने के कारण, दोनों तरीके से, एंटीरियो पोस्टीरियर वे एंड डॉर्सोवेंट्रली, ये देखिए बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जा रही है, यानी कि डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम घट रहा है। तो दोनों तरीके से वॉल्यूम घट रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ओवरऑल वॉल्यूम के घट जाने से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर के इंक्रीज होने से एक्सपायरेशन होगा, यानी कि बाहर की ओर सांस चली जाएगी। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दूं, चलिए मिटा। ठीक उसी के नीचे लिखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड पे जगह कम है। आप कॉपी में इन्हीं दोनों पॉइंट्स को एक साथ लाके ऐसे लिखना शुरू कीजिएगा, ऐसे। ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीज किया है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के कारण, इसके कारण क्या होगा, एक्सपायरेशन। देखिए मैं फ्लो चार्ट में लिखा रहा हूं ताकि ये आपको लंबे समय तक ध्यान में रहेगा। फ्लो चार्ट, अगर हम इसको पूरा लगे एकदम एक एक चीज लिखने, ड्यू टू ये फलान ढिमकान लिखने लगे, तो होगा ये कि हम बहुत सारी चीजों को लिख लेंगे, और हो सकता है कि बाद में उसको याद करने में दिक्कत होगा, समझने में भी दिक्कत आने लगेगी। इन दोनों के रिलैक्स करने के कारण डायफ्राम रिलैक्स करेगी तो ऊपर चली जाएगी, डायफ्राम जब रिलैक्स करेगी तो ऊपर चली जाएगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करेंगे तो नीचे की ओर आ जाएंगे, क्या जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। और इन दोनों के कारण वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और वॉल्यूम के डिक्रीज होने के कारण हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT से मैं 4 या 5 बार बता चुका हूँ कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, तो इसको बढ़ना पड़ेगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा यानी कि हमको एक्सपायर आउट करना पड़ेगा, एक्सपायरेशन अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, एक और बात ध्यान देने लायक है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन में किसी भी प्रकार के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल एक्सपायरेशन में किसी भी प्रकार के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। सांस लेने में, नॉर्मली इंस्पायर करने में, नॉर्मली यानी कि क्या, अगर हम किसी भी प्रकार से बलपूर्वक सांस लेने या छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अगर हम बलपूर्वक फोर्सिबली किसी भी प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स या खुद से अगर सांस लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उस समय उसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स करती है और ये भी रिलैक्स करती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का एटीपी नहीं लगेगा। और एटीपी नहीं लगेगा तो ये एक कैसी प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है।
नॉर्मल एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा होता है। इसमें दोनों मसल्स जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये दोनों रिलैक्स कर रही होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फ्लो डायग्राम को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप उसको लंबे समय तक ध्यान में रख पाए। ठीक है, समझ गए? तो नॉर्मल एक्सपायरेशन जो होता है ये एक प्रकार का कैसा प्रोसेस है, ये एक प्रकार का कैसा प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है। ये बता दूं, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। अगर मैं आपको एक असर्शन दूं, असर्शन ये है, अगर मैं आपको एक असर्शन दूं, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, अगर मैं आपको एक असर्शन दूं कि जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है ये एक पैसिव प्रोसेस है, तो आप इसका रीजन क्या देंगे? आप इसका रीजन ये देंगे कि इसमें किसी भी बिकॉज इन नॉर्मल expiration does not require contraction of any muscle, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ रिलैक्सेशन होता है। किनका किनका? डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी ये है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती थी। ध्यान से सुनिए। नॉर्मल इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती थी सांस लेते समय? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती थी और वो किसको खींचती थी? वो खींच के लाती थी पेराइटल प्लूरा को, और पेराइटल प्लूरा किसके साथ चिपकी हुई होती थी? विसरल प्लूरा। और विसरल प्लूरा क्योंकि लंग्स के साथ चिपकी हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके इसको नीचे खींचती थी। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है रिब्स को खींचती थी, क्योंकि रिब्स के साथ टाइटली अटैच्ड होता है पेराइटल प्लूरा, और पेराइटल प्लूरा से अटैच्ड होती है विसरल प्लूरा, तो ये खींच के लाती है लंग्स को बाहर। यानी कि दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती थी नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय। नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय कौन कौन सी दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती थी? एक तो डायफ्राम खींच जाती थी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बाहर की तरफ ले आती थी कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के समय ये दोनों मसल सिर्फ रिलैक्स करती हैं। ये दोनों मसल रिलैक्स करती है, बाकी किसी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। बाकी किसी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। यानी कि जो मसल्स काम कर रही थी अब उन्होंने रिलैक्स करना शुरू कर दिया है। जो मसल्स इंस्पायरेशन में, नॉर्मल इंस्पायरेशन में काम कर रही थी, उनके रिलैक्स हो जाने के कारण, उन्हीं के रिलैक्स हो जाने के कारण एक्सपायरेशन होता है। और एक्सपायरेशन में इसी के कारण कोई एटीपी खर्चा नहीं होती है, और जिसके कारण इसको पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। बिकॉज नॉर्मल एक्सपायरेशन डज नॉट रिक्वायर इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी मसल, यानी कि इसमें किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मिटा दूं फोर्सफुल ये थोड़ा समझिएगा। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि अब हम बलपूर्वक सांस लेने का कोशिश कर रहे हैं। बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती सांस लेने का। ऐसा कब होता है? जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, प्राणायाम, या अगर हम जबरदस्ती सांस लेने का कोशिश करें, अगर सांस नहीं आ रही है तो जबरदस्ती सांस लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के समय क्या होता है? कौन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? अब यहां पे भी एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी क्या है?
सोचिए नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय कौन कौन सी मसल्स काम करती थी। नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय दो मसल्स काम करती थी जिनका नाम है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। वो यहां पे भी काम करेंगी, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल मसल भी काम करेंगी। दोनों मसल जो नॉर्मल इंस्पायरेशन में काम करती थी वो यहां पे भी काम करेंगी। जैसे वहां पे काम करती थी ठीक वहां पे जैसे काम करती थी यहां पे भी ठीक वैसे ही काम करेंगी। नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जैसे वहां पे काम करती थी वैसे ही ठीक यहां पे भी काम करेंगी, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल मसल भी काम करेंगे। इसमें यहां पे कुछ एडिशनल मसल्स भी काम करेंगे, यहां पे कुछ एडिशनल मसल। तो सबसे पहले जिस प्रकार से डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वहां पे भी काम करती थी यहां पे भी करेंगी, लेकिन यहां पे कुछ जो एडिशनल मसल है हम उनको समझेंगे, हालांकि समझेंगे सभी को। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, क्योंकि ये इंस्पायरेशन, अच्छा एक और बात, क्योंकि ये इंस्पायरेशन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंस्पायर करना है। सोचिए सोचिए सोचिए, हमको इंस्पायर करना है। इंस्पायर यानी कि सांस को अंदर लाना है, सांस को अंदर लाना है यानी कि बाहर का प्रेशर हमको बढ़ाना। बाहर का प्रेशर तो बढ़ेगा या घटेगा नहीं, बाहर का प्रेशर बढ़ या घट नहीं सकता है, हमको बाहर के प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। हमको सांस अंदर ले आना है तो हमको किसी भी प्रकार से अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा ताकि हम सांस ले पाए। अंदर का प्रेशर हम कम कैसे कर सकते हैं, अंदर का प्रेशर कम करने के लिए हम वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम को हम कैसे बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक तरीका तो है कि डायफ्राम को नीचे लाइए। डायफ्राम को नीचे लाइएगा यानी कि डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराइएगा तो जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। किस वे में बढ़ेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाएगा। और उसके बाद हाँ एक और मसल्स होती थी, भैया आप बताए थे एक और मसल्स होती थी जिसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती थी, ये रिब्स को बाहर की तरफ पुल करती थी। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करा दे तो रिब्स बाहर की तरफ चली जाएंगे और रिब्स के बाहर जाने के कारण वॉल्यूम बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा, डोर्सोवेंट्रली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो भैया तो क्या होगा इसमें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में तो एडिशनल मसल भी काम करती थी। हाँ एडिशनल मसल काम करती है, लेकिन ये दोनों मसल काम करती है और ठीक उसी प्रकार से। तो एडिशनल मसल के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। यानी कि हमको किसी भी प्रकार से करके अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना है। हमको अंदर का वॉल्यूम क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। और यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, लेकिन सम एडिशनल मसल। कौन कौन सी एडिशनल मसल इसमें काम करते हैं, एडिशनल मसल कौन कौन सी एडिशनल मसल काम करती हैं, इसमें काम करती हैं स्केलीन मसल। बहुत सारे लोग स्केलिनी बोल देते हैं, स्केलिन या स्केलिनी जो भी बोल सकते हैं आप, स्केलिन मसल। पेक्टोरैलिस मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। स्टर्नो सभी को समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, भाग नहीं रहा हूं, समझाऊंगा। इन तीनों मसल को समझा के जाऊंगा, ठीक है। स्टर्नो यानी कि स्टर्नम से मतलब है स्टर्नो, क्लीडोमास्टोइड मसल, यानी कि ये तीन मसल एक एडिशनली काम करती हैं। अच्छा ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये जो तीनों है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड pulls rib outward and upward, contract and pulls rib and sternum outward and upward यानी कि ऊपर की ओर और आगे की ओर दोनों तरफ खींचती हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा। नॉर्मल इंस्पायरेशन में थोड़ा कम ही वॉल्यूम इंक्रीज होता था, इसमें कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तीन एक्स्ट्रा मसल्स काम कर रही हैं, एक तो स्केलिन मसल, पेक्टोरैलिस मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। हम बता रहे हैं कैसे होगा। अच्छा इसका काम तो आप जानते ही हैं, इसका काम क्या होता था, ये बाहर की तरफ खींचती थी। डायफ्राम क्या होगा,
नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो डायफ्राम होती है वो कैसे कंट्रैक्ट करती है, मान लीजिए वो नॉर्मल इंस्पायरेशन में 1 सेंटीमीटर नीचे जा रही है, कितनी सेंटीमीटर नीचे जा रही है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन हम जब एक्स्ट्रा फोर्सफुली बहुत ज्यादा फोर्स लगा के अगर इंस्पायर करने का कोशिश करेंगे तो डायफ्राम बहुत ज्यादा अंदर चली जाएगी। यानी कि मान लीजिए नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय अगर हम फॉर एग्जांपल मानते हैं 1 सेंटीमीटर अंदर जा रही है, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के समय 10 सेंटीमीटर तक अंदर जा सकती है, 10 सेंटीमीटर नीचे जा सकते हैं, 10 सेंटीमीटर नीचे, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हम एग्जांपल के तौर पर मान सकते हैं। यानी कि यहां पे डायफ्राम ग्रेटर लेवल तक, ग्रेटर एक्सटेंट तक ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। तो होगा ये, यहां पे भी सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं कि यहाँ पे डायफ्राम बहुत अंदर तक चला जाएगा, ज्यादा अंदर तक जाएगा फॉर अ ग्रेटर एक्सटेंट। लेकिन मैं डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। देखिए ये होती थी अपनी लंग्स, और लंग्स बेचारी क्या हुई है, एकदम मस्त अपना बैठी हुई है एकदम ऐसे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इस प्रकार से बना दे हैं, लंग्स अपना रिलैक्स कर रही हैं। किसके ऊपर बैठ के रिलैक्स कर रही हैं, डायफ्राम के ऊपर। किसके ऊपर रिलैक्स कर रही हैं, डायफ्राम के ऊपर बैठी हुई हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो अगर मान लीजिए नॉर्मल इंस्पायरेशन के थ्रू समय ये इतना नीचे जा रही थी, ये मान लीजिए इतना नीचे आ रही थी, अब ये एकदम सपाट होकर इतना नीचे आएगी, बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे चलिए एकदम इतना फ्लैट हो गई, तो होगा ये, देख लीजिए यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे होगा ये कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऐसे वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डायग्राम तो मेरे से ठीक बन नहीं पा रहा है। देखिए यहां से कुछ इस प्रकार से वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम जो है इस तरह से इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डायफ्राम नॉर्मल इंस्पायरेशन में 1 सेंटीमीटर इन नॉर्मली डायफ्राम goes 1 सेंटीमीटर डाउन, 1 सेंटीमीटर डाउन, but forceful inspiration it goes 10 सेंटीमीटर डाउन। और जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जो है, ये जो V है, हम इसको V मान लेते हैं और इसको V डैश मान लेते हैं, तो V डैश जो है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी कि ग्रेटर एक्सटेंट तक। नॉर्मली डायफ्राम 1 सेंटीमीटर नीचे जाता था, किस समय, नॉर्मल इंस्पायरेशन के समय। लेकिन हम क्योंकि नॉर्मल इंस्पायरेशन कर नहीं रहे हैं, हम जबरदस्ती सांस लेने का कोशिश कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे तो हम प्राणायाम कर रहे हो या तो किसी योगा के आसन को कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे जबरदस्ती सांस ले रहे हैं, तो उस समय होगा डायफ्राम बहुत ज्यादा नीचे चल जाएगा और एकदम फ्लैट हो जाएगा, एकदम फ्लैट, पूरा फ्लैट हो जाएगा, जिसके कारण जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। और यहां पे भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों तरफ वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंटीरियो पोस्टीरियर वे, यानी कि एंटीरियो पोस्टीरियर वे में वॉल्यूम बढ़ गया है। एंटीरियो पोस्टीरियर वे में वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया। एंटीरियो पोस्टीरियर वे में वॉल्यूम बढ़ गया है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी, ये रिब्स को बाहर की तरफ पुल करेंगे, रिब्स को क्या करेंगे, बाहर, एक्सटर्नम एंड रिब्स को बाहर की तरफ पुल करेंगी। और इसका मदद कौन कौन सी मसल्स करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का मदद करेंगी स्केलिन मसल, पेक्टोरलिस मसल और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ये तीनों और ज्यादा मिलकर रिब्स को और बाहर खींचेंगे, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, चलिए मिटा रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, ऐसे जिस प्रकार से आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन में लिखा था, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, उसी प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। आपको सिर्फ ऐसे करना है और इस प्रकार से और नीचे लिखना शुरू कर देना है, ऐसे करके नीचे लिखना शुरू कर देना है। हमने क्या किया है, हमने वॉल्यूम बढ़ा लिया है, हमने दोनों तरीके से वॉल्यूम बढ़ा लिया है, यानी कि एंटीरियो पोस्टीरियर वे में भी वॉल्यूम बढ़ा लिया है और डॉर्सो वेंट्रली भी वॉल्यूम को बढ़ा लिया है। ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो आप ऐसे लाइए और इधर से ऐसे लाइए और इधर से ऐसे, ये क्या है, ये वॉल्यूम हमने जहां पे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया था उसी के नीचे से शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल volume is increased for a greater extent। बहुत हद तक वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, extent due to this intrapulmonary pressure decreases than the normal, decreases more, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर घट गया है। और प्रेशर घट गया है तो क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर हमने कम कर लिया है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा, एक और बात, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज इट अ एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एस्केलेटल मसल, पेक्टोरालिस मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ये सभी मसल, डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये सभी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसमें एनर्जी लगेगा, इसीलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस। मिटा दूं। अब हम उन मसल्स को देख रहे हैं कि जिन मसल्स ने एडिशनली मदद किया है। एडिशनली कौन कौन सी मसल्स ने इनको मदद किया है? एडिशनल मसल्स which used in forceful inspiration। देखिए ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि ऐसी मसल्स जिन्होंने एडिशनली मदद किया है, किसमें एडिशनली मदद किया है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में, तो हम उनके बारे में देखने वाले हैं। पहली मसल थी क्या, एस्केलिन मसल। यहाँ पे पहली दूसरी से कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी पहले मान सकते हैं। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। अब देखिए स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड क्या करती है, ये हमारे तीन चीजों से जुड़ी हुई होती है, हमारे तीन बोन्स से एक साथ जुड़ी हुई होती है, तीन बोन्स से, या कहें तो दो बोन्स और एक बोन के प्रोजेक्शन से जुड़ी होती हैं। एक तो क्योंकि इसका नाम, जैसे ही इसका नाम आप सोचिएगा, स्टर्नो यानी कि स्टर्नम, क्लीडो यानी कि क्लैविकल, ये जो आपको बोन दिख रहे हैं जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसको हम क्लैविकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लैविकल, यानी कि स्टर्नम को, क्लैविकल को और मैस्टोइड प्रोसेस को, यानी कि इस प्रोसेस को ये खींचती है, जिसके कारण क्या होता है, रिब्स ऊपर जाती है, स्टर्नम ऊपर जाती है। ऐसा कीजिए, इस तरह से करने के कारण जो मसल्स आपको यहां पे महसूस हो रही है, इसी को बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। आप यहां पे महसूस कर पा रहे हैं कि ये स्टर्नम से जुड़ी हुई है, क्लैविकल से जुड़ी हुई है और यहां पे जुड़ी हुई है, यहां पे, जिसको हम मैस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं। ये हमारे फेशियल बोन का हिस्सा है जिसको हम मैस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं। तो ये तीन चीजों से जुड़ी होती हैं, स्टर्नम, क्लैविकल एंड मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ द फेशियल बोन।
जिसके कारण ये स्टर्नम को ऊपर ले आती है ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग द फोर्सफुल इंस्पायरेशन pulls sternum upward, sternum and clavicle upward during forceful इंस्पायरेशन। और इसके कारण भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसके कारण वॉल्यूम बढ़ेगा, जो कि हमने पीछे ही लिख लिया इंस्पायरेशन। ये हो गया स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। अब देखिए स्केलीन मसल क्या करती हैं। स्केलीन या स्केलेनी, आपको जो बोलना है, आपको जैसा ठीक लगे आप बोल सकते हैं। स्केलीन मसल, मान लीजिए ये अपना क्या है, ये है स्टर्नम, ये है स्टर्नम। हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। और ये डोर्सल साइड पे क्या है, ये डोर्सल साइड पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ये डोर्सल साइड पे क्या है, पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ से रिब्स गए हुए हैं, यहाँ से इस प्रकार से रिब्स पीछे की ओर गई हुई हैं। और किनसे जुड़ी हुई हैं, और ये जुड़ी हुई हैं, किनसे जुड़ी हुई हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। ये किससे जुड़ी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। ऐसे इस प्रकार से जुड़ी हुई है, ऐसे इस प्रकार से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो जो स्केलीन मसल होती हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो स्केलीन मसल होती हैं, स्केलीन मसल, ये हमारे फर्स्ट रिब एंड सेकेंड रिब को ऊपर की ओर खींच देती हैं। स्केलीन मसल, ध्यान से सुनिए, ये हमारे फर्स्ट रिब एंड सेकेंड रिब को ऊपर की ओर खींचती हैं। फर्स्ट रिब एंड सेकेंड रिब को, इन दोनों को ऊपर की ओर खींच देती हैं, इन दोनों को। ये होगा फर्स्ट रिब, ये रहा सेकेंड रिब। पुल्स फर्स्ट एंड सेकेंड रिब अपवर्ड, यानी कि ये पहले रिब को, ये फर्स्ट रिब है, और ये सेकेंड रिब है। ये कैसा है, सेकेंड रिब। यानी कि ये स्केलीन मसल ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे फर्स्ट रिब को एंड सेकेंड रिब को ऊपर की ओर खींच देती है। ऊपर की ओर क्या खींचती है, कि ऊपर की ओर क्या करते हैं, खींच देती है। किस समय, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के समय। यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें ये भी मदद कर रही है। स्केलीन मसल ये पुल करती हैं फर्स्ट रिब को एंड सेकेंड रिब को अपवर्ड, ऊपर की ओर पुल कर देती हैं, ऊपर की ओर खींच लेती हैं। ऊपर की ओर क्या करती हैं, खींच लेती हैं। तो ये रही स्केलीन मसल। जो थर्ड मसल हमने जिसके बारे में समझना है वो क्या था, सबसे पहले स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, स्केलीन मसल, और ये है पेक्टोरैलिस मसल, पेक्टोरैलिस। अब इसी डायग्राम के थ्रू मैं समझा दे रहा हूं। पेक्टोरैलिस जो मसल होती हैं वो हमारे तीसरे, चौथे एंड पांचवें रिब को, यानी कि इन तीनों रिब को ऊपर की ओर खींचती हैं। इन तीनों रिब्स को ये ऊपर की ओर खींचती है। कौन सी मसल, पेक्टोरैलिस मसल। स्केलीन मसल क्या करती है, ये हमारे फर्स्ट रिब एंड सेकेंड रिब को ऊपर खींचती है। और पेक्टोरैलिस मसल ये तीनों रिब्स को, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि फ्रॉम 3 to 5th रिब ये ऊपर की ओर खींच देती है रिब्स को। 3 से लेकर 5 5th रिब्स को ये क्या करती हैं, पुल्स अपवर्ड, यहां पे अपवर्ड मैं लिख दे रहा हूं, अपवर्ड। तो आप ध्यान से देख रही हैं, आप ध्यान से देखिए कि इन्होंने भी अपवर्ड पुल किया है, इसने भी अपवर्ड पुल किया है, और इसने भी अपवर्ड पुल किया है। एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल थी वो बाहर की ओर ले आ रही है, और इन तीनों ने मिलाकर ऊपर खींच दिया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को बाहर ला रही हैं, और इन तीनों ने मिलकर रिब्स को ऊपर खींच लिया। आप सोचिए इससे रिब्स का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्रेटर एक्सटेंट तक बढ़ेगा, जिसके कारण प्रेशर भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे।
तो इन तीनों के कारण इस प्रकार से प्रेशर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। वॉल्यूम क्योंकि बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल ये स्टर्नम को एंड क्लैविकल को ऊपर की ओर पुल करती है। एस्केलिन मसल ये फर्स्ट रिब एंड सेकंड रिब को ऊपर की ओर पुल करती है। और पेक्टोरलिस जो मसल होती है ये 3 से लेकर यानी कि थर्ड से फिफ्थ रिब को ये ऊपर की ओर पुल अप करती है। नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, एस्केलिन मसल, पेक्टोरलिस मसल। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, एस्केलिन, पेक्टोरलिस। अगर आपको बोलने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, एस्केलिन एंड पेक्टोरलिस, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, एस्केलिन एंड पेक्टोरलिस। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं। अभी अगर मेरे पास अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं जरूर आपको इन सभी मसल्स को दिखाता कि ये कैसे काम करती हैं। अभी लैपटॉप है, अब लैपटॉप में मैं लाऊंगा तो होगा ये कि पूरा दिखेगा ही नहीं, वो वाइट कर देगा एकदम, क्योंकि ब्राइटनेस के कारण जो कैमरा है, मोबाइल का जो कैमरा है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से। अब हम देखेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन को। अच्छा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है। अब फिर से हम उसी क्रोनोलॉजी में जाते हैं कि किस क्रोनोलॉजी के कारण हम एक्सपायर आउट करेंगे। हमको एक्सपायर करना है, यानी कि हमको सांस बाहर छोड़नी है। बाहर हम कब छोड़ पाएंगे, बाहर सांस को हम कब छोड़ पाएंगे, जब हमारे भीतर यानी कि हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। हाँ, लंग्स का वॉल्यूम घटना चाहिए और घटने के कारण जो प्रेशर है, प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है। अगर हम अपने लंग्स के भीतर का प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, हम एक्सपायर कर जाएंगे। हम क्या कर जाएंगे, एक्सपायर, मर नहीं जाएंगे, हम एक्सपायर कर जाएंगे इन द सेंस हम एयर को एक्सपायर कर देंगे, एयर को, मर नहीं जाएंगे, एक्सपायर करेंगे हम, यानी कि सांस को बाहर छोड़ पाएंगे। तो इसमें नॉर्मल एक्सपायरेशन में और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या अंतर है। नॉर्मल एक्सपायरेशन में वो जो दोनों मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स अवस्था में जाती थी। नॉर्मल एक्सपायरेशन में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स थी वो रिलैक्स करते थे, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें हमको कुछ मसल्स हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है और जबरदस्ती सांस को बाहर छोड़ना होता है। जबरदस्ती सांस को क्या करना, अगर आप ऐसा करके देखें तो आपको लगेगा कि हमको पेट की मसल को, यानी कि स्टमक के मसल्स को पीछे खींचना पड़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, सांस क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, जिसके कारण सांस जबरदस्ती बाहर आ रहा है, फोर्सफुली बाहर आ रहा है। यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में ये एक एक्टिव प्रोसेस होने वाला है। जहां पे नॉर्मल एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस था, वहीं पे फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कौन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उनके कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, हमको सीधा सीधा हमको मालूम है, हमको प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है यानी कि वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करने के बाद वॉल्यूम कम करना है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, हम सांस को बाहर छोड़ देंगे, एक्सपायर आउट कर देंगे। तो हम इसमें प्रेशर को कैसे बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम को कैसे घटा रहे हैं। वॉल्यूम घटाएंगे, प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है, हमको वॉल्यूम घटाने की चिंता करनी है। वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। मिटा रहा हूं, वॉल्यूम घटाना है तो वॉल्यूम घटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम घटाने के लिए इसमें दो मसल्स यूज की जाती हैं, दो नहीं एक्चुअली, पहली तो मसल है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, यहां पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अभी तक जो हम मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे उनमें सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आ रही थी, लेकिन पहली बार इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आई है।
तो आप ध्यान से लेक्चर को याद कीजिए, आप ध्यान से लेक्चर को याद कीजिए, उस लेक्चर को याद कीजिए जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को बाहर ले जाती हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिब्स को अंदर खींचती हैं। तो ऑब्वियसली ये मसल क्या करेंगी, ये रिब्स को अंदर खींचेंगी। पुल्स रिब्स एंड sternum इनवर्ड, यानी कि अंदर की ओर, और अंदर की ओर खींचने से क्या होगा, इनवर्ड, और अंदर की ओर खींचने से क्या होगा, अंदर की ओर खींचने से जो हमारी रिब्स हैं जो अब अंदर की तरफ जाएंगी, यानी कि अंदर की तरफ जाने से उनका जो वॉल्यूम है वो डॉर्सोवेंट्रली कम हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है और ये हमारी रिब्स हैं। जब रिब्स अंदर जाएंगी यानी कि डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम कम हो रहा है, डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा डॉर्सोवेंट्रली। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ध्यान से देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने से क्या होगा, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इंट्रापल्मोनरी हमने प्रेशर को पढ़ा लिया है, यानी कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रही हैं, ये रिब्स को स्टर्नम को अंदर ला रही हैं, जिसके कारण वॉल्यूम घट रहा है। लेकिन किस तरीके से घट रहा है, डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम घट रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, और डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम के घट जाने से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी मसल्स जो है, यहाँ पे दूसरी मसल्स काम करती हैं, एब्डोमिन की मसल, एब्डोमिनल मसल्स, यानी कि पेट की कुछ मसल्स काम करती हैं, हमारे स्टमक की कुछ मसल्स काम, एब्डोमिन, स्टमक बोलेंगे तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा, एब्डोमिनल मसल। एक बार आप जहां पे बैठे हुए हैं वहीं पे आप फोर्सफुली एक्सपायर करने का कोशिश कीजिए, ऐसा कर लीजिए। आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि जो आपका स्टमक है, यानी कि जो आपकी जो एब्डोमेन है अंदर जा रही है, और अंदर जाने के कारण आप एक्सपायर कर रहे हैं, यानी कि इसमें एब्डोमिनल की मसल्स काम कर रही हैं। एब्डोमेन की कौन कौन सी मसल्स काम कर रही हैं, एब्डोमेन की यहाँ पे दो मसल्स काम करती हैं, रेक्टस एब्डोमिनालिस, जो पहली मसल है उसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनालिस, और जो दूसरी मसल है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स, यानी कि ऐसी मसल्स जो किसी एंगल पे मौजूद हो। और एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब ऐसी मसल्स कुछ अंदर की तरफ होंगी और कुछ बाहर की तरफ होंगी। ध्यान से सुनिए, एक्सटर्नल का मतलब कुछ बाहर की तरफ होंगी और कुछ अंदर की तरफ होंगी, और ऑब्लिक का मतलब ये होता है कि वो पैरेलल नहीं है, सीधी नहीं है, वो किसी एंगल पे मौजूद है। समझ में आया? तो बाहर वाली मसल्स को क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल, और अंदर वाली मसल्स को क्या बोल देंगे, इंटरनल, ऑब्लिक मसल। MUSCLE। देखिए अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिए, लिख लेंगे हम, बाद में लिख लेंगे। सॉरी, एब्डोमेन की दोनों मसल्स, कौन कौन सी मसल, रेक्टस एब्डोमिनालिस एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कि ये जो एब्डोमेन है इसको अंदर की तरफ खींचेंगी, और एब्डोमेन को अगर ये अंदर की तरफ खींचेंगी तो उसमें जितनी भी चीजें मौजूद हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक, ये जितनी भी चीजें हैं ये ऊपर की ओर चली जाएंगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर हम अपने पेट को अंदर की तरफ खींचे तो पीछे से पेट बाहर निकल गया, पीठ की तरफ से पेट, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि पीठ से पेट बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये बजाय कि ये पीछे जाए, ये ऊपर चला जाता है। ये कहां चला जाता है, ऊपर। ध्यान से सुनिए,
ये मसल्स अंदर की तरफ हमारे एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींचेंगी। आप करके देख सकते हैं, इसमें एब्डोमेन कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ क्योंकि ये जा रहा है तो ये किस पे प्रेशर लगाएगा, ये उन ऑर्गन्स पे, प्रेशर लगाएगा जो हमारे पेट के अंदर मौजूद हैं, जो हमारे एब्डोमेन के अंदर बंद है, यानी कि स्टमक है, लीवर है, किडनीज है, इन सभी पे प्रेशर लगाएगा। तो इन सभी पे अगर प्रेशर लगा रहा है तो क्या ये बाहर चली जाएंगी, बाहर तो जाएंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है बाहर नहीं जाएंगी, और बाहर नहीं जाएंगी यानी कि ये ऊपर की ओर चली जाएंगी। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये एब्डोमिनल कंटेंट को ऊपर पुश करेंगी तो क्या हम लंग्स में भेज देंगे, नहीं, हम जानते हैं कि लंग्स और हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक डोम शेप, एक गुंबद के आकार की मसल्स पाई जाती हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डायफ्राम। ये डायफ्राम को ऊपर की ओर धकेल देंगी। ये डायफ्राम को कहां धकेल देंगी, यानी कि एब्डोमेन में जो कंटेंट है वो ऊपर की ओर अगर जाना भी चाहे तो उसको डायफ्राम रोक देगा थोरेसिक कैविटी में जाने से। अगर थोरेसिक कैविटी में जाने से रोक रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किस तरह से, एंटीरियो पोस्टीरियर वे में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, एंटीरियो पोस्टीरियर वे में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, पुशेज by the contraction pushes abdominal content अपवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ से, ऐसा नहीं पीठ की तरफ से निकल गया। अगर हम अपने पेट को पीछे की तरफ सिकोड़ने का कोशिश करें तो हमारे पीठ की तरफ से लीवर, किडनी या छोटी आंत, बड़ी आंत निकल नहीं जाती हैं क्योंकि वो ऊपर चली जाती हैं। पुशेज एब्डोमिनल कंटेंट अपवर्ड and diaphragm become dome shape and diaphragm become dome shape क्योंकि हमारे थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, मैं फिर से यहाँ पे दोबारा बना के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये थोरेसिक कैविटी है और ये एब्डोमिनल कैविटी है, इन दोनों के बीच में जो दीवार होती थी उसी को हम बोलते थे क्या, डायफ्राम। यही तो डायफ्राम है। अगर हम इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये सारा कंटेंट इस पे उठ जाएगा। अगर ये डोम शेप हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, और जिसके कारण ये लंग्स है तो इन लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इन लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि अगर ये डोम से ऊपर की ओर धक्का दे रहे हैं तो ये डोम से ऑब्वियसली हो जाएगा, तो हो जाएगा डोम शेप, जिसके कारण वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसके कारण इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो आप यहां पे ध्यान से देख रहे हैं कि हमने यहां पे भी वॉल्यूम को डिक्रीज किया है, यहां पे भी वॉल्यूम को डिक्रीज किया है। वॉल्यूम के डिक्रीज करने से प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं देख ले रहा हूं कि उसके नीचे दिखाई देगा या नहीं देगा, नहीं तो मैं लिख दूं और हो सकता है कि दिखाई नहीं दे। हाँ, दिखाई थोड़ा सा तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब देखिए, हमने प्रेशर को इंक्रीज कर लिया है, हमने वॉल्यूम को घटा करके प्रेशर को इंक्रीज कर लिया है। किस तरह से, हमने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को अंदर की ओर खींचा। अंदर की ओर खींचने के कारण क्या हुआ, इस मसल ने रिब्स को और स्टर्नम को अंदर की तरफ लाया। किस तरह से लाया, डोर्सोवेंट्रली, और डोर्सोवेंट्रली वॉल्यूम कम हुआ। इन्होंने क्या किया, एब्डोमिनल मसल्स ने क्या किया, इन्होंने एब्डोमिनल कंटेंट को क्या किया, अंदर की ओर खींचा। अंदर की ओर खींचने के कारण ये ऊपर चली गई, और ऊपर जाने के कारण जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एब्डोमिनल कंटेंट ऊपर की ओर चला जाता है, और किस पे जाके फोर्स लगाता है, ये जाके डायफ्राम पे फोर्स लगाता है, और डायफ्राम डोम शेप हो जाती है। यानी कि इसका वॉल्यूम घट जाएगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमको इसके वॉल्यूम से मतलब है, ऑब्वियसली हमको थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम से मतलब है, हमको एब्डोमिनल कैविटी के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। तो इसका वॉल्यूम घट जाने के कारण क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया है जिसके कारण हम एक्सपायर आउट कर देंगे। हमने जो सांस लिया है उसको हम एक्सपायर कर देंगे। किस तरह से, फोर्सफुली। मिटाऊं,
रेक्टस एब्डोमिनालिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल। अब हमने प्रेशर को बढ़ा लिया है ऑब्वियसली, तो आपको फिर से वैसा ही लिखना है। यहाँ पे आपने प्रेशर बढ़ाया है, यहाँ पे भी आपने प्रेशर बढ़ाया है, तो आप ऐसा करके लिख लीजिएगा, आप ऐसा करके लिख लीजिएगा। प्रेशर बढ़ गया है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाने के कारण एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन यानी कि बाहर, सांस हमने कहाँ छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, बस इतना एक्सपायरेशन लिख लीजिए। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस अकर्स। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या फोर्सफुल एक्सपायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस? ये पूछ चुका हूं क्या? ऑब्वियसली ये एक्टिव प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें मसल्स काम कर रही हैं, इसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण ये एक एक्टिव प्रोसेस है, जिसके कारण ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, हम उन सभी को लिख लेते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, इसको अलग रखिए क्योंकि ये अपना अलग दुनिया बनाए हुए हैं। और इनको देखिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन चारों प्रोसेस में सिर्फ एक ही ऐसा प्रोसेस है जो पैसिव है, लेकिन ये तीनों प्रोसेस एक्टिव है। ये तीनों प्रोसेस कैसे हैं, एक्टिव। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, क्योंकि इसी में सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन होता है, मसल्स का सिर्फ रिलैक्सेशन इसी में होता है, बाकी इन तीनों में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता ही है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों एक्टिव प्रोसेस हैं, एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज दे नीड एटीपी का इसमें जरूरी होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मसल, अलग अलग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये तीनों एक्टिव प्रोसेस हैं और ये सिर्फ एक पैसिव प्रोसेस है। नोट डाउन कीजिए इसको। नोट डाउन अच्छे से कीजिए। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक और चीज, लास्ट चीज को पढ़ रहे हैं। लास्ट चीज को पढ़ने के बाद हम अपना आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं, मिला रहा हूं मैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब टॉपिक आप डाल सकते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को हम देखने वाले हैं। डिफ्यूजन कहाँ होती है, अभी हम लंग्स के बारे में देख रहे हैं। डिफ्यूजन तो लंग्स के पास भी होती है और टिश्यूज के पास भी होती है, तो अभी हम लंग्स के पास देख रहे हैं कि डिफ्यूजन कैसे हो रही है। वो ज्यादा बड़ा बन गया शायद, हम इसको थोड़ा गोल बनाने की कोशिश करते हैं, गोल। ठीक है, इनमें जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि चिपटी सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, चिपटी हुई सेल्स होती हैं, एकदम पतली पतली चिपटी हुई सेल्स होती हैं। इतनी पतली होती हैं
ताकि इनसे गैसेस का डिफ्यूजन हो सके, ताकि इनसे किसका डिफ्यूजन हो सके, ताकि इनसे गैसेस का डिफ्यूजन हो सके, ताकि इनसे गैसेस का डिफ्यूजन क्या हो सके। अगर हम मान लीजिए अगर हम इन सेल्स को इतना मोटा कर दें तो इन सेल्स से अगर गैसेस का डिफ्यूजन कराना है तो इसको इतने मोटे मेम्ब्रेन से होकर जाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है ताकि गैसेस आसानी से डिफ्यूज कर जाए, ताकि गैसेस जो हैं आसानी से डिफ्यूज कर जाए। ये क्या है, एल्वियोलाई है। ये क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में पाई जाती है। हम पूरा स्ट्रक्चर देख के आ रहे हैं। इन सभी के पास न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली होगा ही, सेल्स हैं तो न्यूक्लियस होना ही चाहिए, और लिविंग सेल्स हैं तो न्यूक्लियस होना ही चाहिए। डेड सेल्स के पास हो सकता है नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन लिविंग सेल्स के पास न्यूक्लियस होती है। ये है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से ऐसे चारों तरफ, एल्वियोलाई के चारों तरफ ये जो पाई जाती हैं इनको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। इनको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। इनमें भी क्या होती है, इनमें भी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिर्फ सिंगल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ सिंगल लेयर की सेल्स होती हैं, सिंगल लेयर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डबल लेयर या ट्रिपल लेयर लाएं तो डबल या ट्रिपल लेयर लाने से क्या होगा, डिफ्यूजन में दिक्कत आने लगेगी। डिफ्यूजन में क्या आने लगेगी, दिक्कत, जिससे गैसेस ठीक से डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, जिससे गैसेस का डिफ्यूजन ठीक से हो नहीं पाएगा। मैं एक मार्कर लेके आ रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से, जिस कलर से मैं बना रहा हूं उसी कलर से बनाइएगा। तो ये है ऐसे, इनमें भी कौन सी सेल्स होंगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये कौन सी सेल्स हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। देखिए यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ब्लड इंटर करेगा, यहां से ब्लड इंटर करेगा, ब्लड, और ये एक ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। सुनिए ध्यान से देखिए, इधर से ब्लड एंटर करेगा, इधर से ब्लड एंटर करेगा, और ये है ब्लड, पहले हम इनका नाम लिख ले रहे हैं। ये है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ये है अपनी क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज हैं और ये एल्वियोलाई है। तो होगा ये, इधर से ब्लड इंटर करेगा और इस ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, CO2 ज्यादा है। CO2 क्या है, CO2 ज्यादा है। यानी कि जैसे ही ब्लड इसमें एंटर करेगा, ब्लड इंटर करेगा, CO2 डिफ्यूज करेंगी और इधर चले जाएंगे, CO2 डिफ्यूज करेंगी, इधर चले जाएंगे, CO2 डिफ्यूज करेंगी, इधर चले जाएंगे, CO2। यानी कि CO2 का डिफ्यूजन ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई की तरफ हो रहा है, ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई की तरफ हो रहा है। और क्योंकि हम सांस लिए हुए हैं तो सांस के साथ बहुत सारी गैसेज आई हैं जिसमें ऑक्सीजन भी आया हुआ है। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज करके, यानी कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डिफ्यूज करके किस में चलाएगा, एल्वियोलाई से डिफ्यूज करके हमारे ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड बाहर चले जाएगी, हमारे हार्ट में जाएगी। वैसे तो ये हार्ट में जाएगी, हार्ट से ये कहाँ जाएगी, ये हार्ट से जाएगी होल बॉडी के पास, होल बॉडी। भैया हार्ट में कैसे जा रही है, इसको हम कैसे समझेंगे, अगले चैप्टर में समझेंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ब्लड एंटर कर रही है, ऐसी ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है,
जैसे ही ये आएगी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ डिफ्यूज कर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी। ये बाहर से अंदर से बाहर की ओर जा रहा है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर की ओर आ रही है। अब ये ऐसी ब्लड हो गई जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मुझे आप एक चीज बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि गैसेस को किन किन मेम्ब्रेन्स से होकर गुजरना पड़ रहा है। गैसेस को किन किन मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि एल्वियोलाई के सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से होकर गुजरना पड़ रहा है और उसके बाद इन बीच के लाइनिंग से होकर गुजरना पड़ रहा है, इन बीच के लाइन से भी होकर गुजरना पड़ रहा है, इन बीच के लाइन से। मैं इसको किस कलर से बना दूं? मैं इसको बना दे रहा हूं ब्लैक कलर से। यानी कि आपको ये बीच वाली जगह भी दिख रही होगी, ये बीच वाली जगह भी दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन का इतना मतलब होता है कि जहां पे भी एपिथेलियम आती है, एपिथेलियम के ठीक नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए बेसमेंट में उसके एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आप ध्यान से देख के बताइए कि गैसेस को किन किन चीजों से होकर जाना पड़ रहा है। सबसे पहले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। सिंपल, इसको अंदर मत लिखिए, अंदर लिखने से गड़बड़ी हो जाएगी, यहां पे लिखिए सिंपल स्क्वामस, स्क्वामस यानी कि चपटी हुई, स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ किसकी? एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई। ये पहली ऐसी मेम्ब्रेन है जिसको गैसेस को क्रॉस करना पड़ रहा है, ये पहली मेम्ब्रेन है। दूसरी मेम्ब्रेन क्या है? दूसरी मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को भी गैसेस को क्रॉस करना पड़ रहा है, इस मेम्ब्रेन को भी। अच्छा, ये मेम्ब्रेन कहां कहां पाई जाती है? जहां जहां पे स्क्वामस एपिथेलियम या एपिथेलियम आएगी, एपिथेलियम के नीचे ये सपोर्ट करने के लिए पाई जाती है, एपिथेलियम के ठीक नीचे सपोर्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद किसको क्रॉस करना पड़ रहा है? उसके बाद गैसेस को क्रॉस करना पड़ रहा है एंडोथेलियल सेल्स को। एंडोथेलियल सेल्स यानी कि ऐसी सेल्स जो हमारे कैपिलरीज में पाई जाती है उनको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल। ये एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल, एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल कौन सी सेल्स? एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। इनके पास भी न्यूक्लियस होगा, एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। यानी कि जो थर्ड मेम्ब्रेन है उसका नाम है एंडोथेलियल, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। एंडो, एंडो नहीं, एंडो, एंडोथेलियल, थेलियल, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी। और ये तीसरी मेम्ब्रेन है, यही है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है और किसकी? कैपिलरी की एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है। इन तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके गैसेस या तो बाहर से अंदर की ओर जाएंगी अगर वो ऑक्सीजन है, या अंदर से बाहर की ओर जाएंगी अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आप यहाँ पे एक और चीज देख रहे होंगे कि मैंने इसको सिंगल लेयर से, सिंगल लाइनिंग से बना दिया है और यहाँ पे सेल्स दर्शाया है। तो क्या ये अलग है और ये अलग है? नहीं, ये अलग और ये अलग नहीं है। इसमें भी वैसे ही सेल्स पाई जाएंगी जैसा कि इसके इनर मेम्ब्रेन में पाई जा रही है। दोनों में एक ही प्रकार के सेल्स पाई जाएंगी। हमने यहाँ पे दर्शाया नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइमिंग जा रहा है। इसको हमने ब्लू कलर से क्यों दर्शाया है? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है जब वो वेन्स में जाता है तो वो वेन्स का कलर ब्लू होता है। वेन्स का कलर क्या होता है? वेन्स का कलर ब्लू होता है। इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से और इसको रेड कलर से दर्शाया है ताकि आप क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको, ऐसे ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई के पास से होकर गुजर रही है, वो किस में बदल जा रही है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जा रही है। यानी कि ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड
एल्वियोलाई से पीछे की ओर बहुत सारी, उसके बाद क्या किस में जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद ट्रैकिया के बाद एपिग्लोटिस, उसके बाद फायरिंग्स के बाद नेजोफैरिंग्स के बाद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है और उसी प्रकार से ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार से दिक्कत होगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है। फर्स्ट सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की मेम्ब्रेन होती है जो कि एल्वियोलाई में पाई जाती है, और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है, जो इन दोनों के किस में पाई जाती है, जो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, एल्वियोलाई के एंडोथेलियल, एल्वियोलाई के एपिथेलियम और कैपिलरीज के एंडोथेलियल मेम्ब्रेन के बीच में, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके अंदर होती है, उसके अंदर क्या होती है, एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, और ये किसकी होती है, ये कैपिलरी की, इसी कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती है। और जैसे ही इन कैपिलरी में ब्लड एंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, और उसके बाद ये हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाने के बाद ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करा दिया जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करेगा इसको तो एओर्टा में जाएगी, एओर्टा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया है। हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता था जिसमें किसी भी प्रकार के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता था, जिसके कारण ये कैसा एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें सिर्फ मसल्स का रिलैक्सेशन होता था। कौन कौन सी मसल्स का, डायफ्राम रिलैक्स करती थी, और डायफ्राम रिलैक्स करके उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करती थी। उसके बाद हमने पढ़ा है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इनमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अलावा 3 और मसल्स काम करती थी, एस्केलेनी मसल, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल एंड पेक्टोरालिस मसल। उसके बाद हमने पढ़ा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें मदद करती थी कौन कौन सी मसल, एब्डोमिनल मसल में रेक्टस एब्डोमिनालिस एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल। उसके बाद और कौन सी मसल्स काम करती थी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स को अंदर की ओर खींचती थी। उसके बाद हमने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को पढ़ा है। तो आज इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़कर समझिएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में सिर्फ 3 मेम्ब्रेन होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी। ये भी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन ही है क्योंकि उसको क्रॉस नहीं करना पड़ रहा है हमको। डिफ्यूजन किसके बीच में होना है, बस इतने के बीच में ही डिफ्यूजन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, इसी पार्ट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। इतना ही पार्ट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। बाकी दूसरे पार्ट ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां से ब्लड यहाँ पे डिफ्यूज करके बाहर नहीं चला जाता है। सॉरी, ब्लड बोल रहा हूं, गैसेज, यहां से गैसेज डिफ्यूज करके बाहर नहीं चली जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय।